तो बच्चों स्वागत है आपका हमारे इस एकलव्य टेस्ट सीरीज के अंदर हाई वेटेज क्वेश्चंस की सॉल्विंग का। तो आज बेटा मैं थर्ड टेस्ट की सॉल्विंग आपके सामने करने वाला हूं। मैक्सिमम बच्चों को जिन क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आई है इन वीडियोस के अंदर हम आपको उनका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस क्लास को। सबसे पहले बच्चों सवाल जो आ रहा है हमारा वो ये वाला सवाल है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपने को कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिसका मास m है। देयर इज अ पेंडुलम जिसका मास m है। इसे हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के 60 डिग्री एंगल पे हम ले गए। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है बेटा आपके सामने। एक बॉल है इस पेंडुलम के फॉर्म में ऐसे लटकी हुई है और आपने यहाँ पे इस बॉल को एक फोर्स लगाई जिससे ये पेंडुलम जो है एक एंगल पे हमारा आके रुक गया। एंड दैट एंगल इज गिवन गाइस गिवन टू अस एज 60 डिग्री। एंगल हमें गिवन है कितना 60 डिग्री। आपसे उस फोर्स की वैल्यू को पूछा गया है कि ये फोर्स कितनी होगी जिससे पेंडुलम 60 डिग्री पे आके रुक जाए। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों बहुत सिंपल सवाल इक्विलिब्रियम का है। आपको फोर्सेस को बैलेंस आउट करने। तो फोर्सेस बनाइए। एक फोर्स तो आपको पता है यहाँ पे जो लग रही है वो mg है और सेकंड फोर्स जो लग रही है वो लग रही है टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और मुझे क्लियर कट बेटा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी बेटा हमारा 60 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं टेंशन की अगर मैं कंपोनेंट्स ले लूं तो वर्टिकल कंपोनेंट टेंशन का जो निकल के आएगा वो आएगा t cos 60। अगर ये t cos 60 है तो ये वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा t sin 60 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे t sin 60 जो है हमारा ये हमारा किसको बैलेंस कर लेगा, ये हमारा f को बैलेंस कर लेगा। ये जो फोर्स है ये इसको बैलेंस कर लेगी और जो t cos 60 डिग्री है ये हमारा mg को बैलेंस कर लेगा। t cos 60 जो है वो अपवर्ड फोर्स है वो हमारे mg को बैलेंस कर लेगी। सिंपली अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें t से t हमारा कट गया। tan 60 गाइस कम्स आउट टू बी f by mg। और अगर आप यहाँ पे f की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो f comes out to be √3 into tan 60। tan 60 is guys nothing, simply √3। तो √3 mg is the right answer। तो सी ऑप्शन अपना सही आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन देखने में थोड़ा हॉन्ट कर सकते हैं बट इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा प्योर बेटा ये सवाल जो है हमारा प्योर वेक्टर्स का सवाल है। बिल्कुल टिपिकल। अगर आप इसकी ज्योमेट्री बना पाए मतलब मैं इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बच्चों कोशिश करता हूं कि ये ज्योमेट्री अच्छी बन जाए और सॉल्व हो जाए। तो सवाल आपको ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं हमारे, उनका जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स पी एंड क्यू है, उनका जो रिजल्टेंट है वो पी के परपेंडिकुलर है। तो जरा सोच के देखिए मेरे पास एक वेक्टर होगा पी और एक कोई और वेक्टर होगा क्यू। कहता है कि इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, सोच के देखिए जरा, इन दोनों का अगर अगर मैं इन दोनों को पैरेललोग्राम लॉ पे ले जाऊं तो जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा है। जो रिजल्टेंट है अगर आप यहाँ पे बनाए वो कुछ ऐसा है और वो हमारा परपेंडिकुलर है किसके पी के। इट इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। मतलब अगर ये मैग्नीट्यूड हमारा लेट्स से इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड x है तो ये जो q है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2x है। ये लिखा है ना कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारा हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू के मैग्नीट्यूड का आधा है। और आपसे पूछा गया है एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो मुझे पी और क्यू में टोटल एंगल निकालना है। तो मुझे बेटा ऐसा लगता है कि पहले ये वाला एंगल अल्फा निकाल लेते हैं। ये बहुत आसान है निकालना। तो देखो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगर मैं कॉस अल्फा के ऑपोजिट हो गया परपेंडिकुलर तो ये हो गया बेस। तो कॉस अल्फा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो इट इज x by 2x आ जाएगा। दिख रहा है आपको। अल्फा का ऑपोजिट हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो ये जो रेड कलर का है लेंथ ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है हाफ यानी कि अल्फा की वैल्यू आ रही है मेरे बच्चों 60 डिग्री। तो बेटा अब तू समझदार है। ये 60 है ये 90 है तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 90 प्लस अल्फा यानी कि 90 प्लस 60। आप सॉल्व करिए 150 डिग्री इज द राइट आंसर। तो मतलब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लंबी लंबी इक्वेशंस बना के सॉल्व कर रहे होंगे, कॉम्प्लिकेट कर रहे होंगे, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप है। याद रखिए कभी ऐसे सवाल आए टेक अवे पॉइंट यही है कि आपको उसको एक अच्छी ज्योमेट्री वाली फॉर्म में लेके आना है। अच्छी ज्योमेट्री फॉर्म में आप ले आएंगे उसके बाद उसको आप अपना हैंडल कर पाएंगे। ये सवाल पे आते हैं बच्चों। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप इन सभी को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर लें। कि जैसे m है 2m है 5m है, आपने अगर इन्हें एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट कर लिया तो पूरे सिस्टम का मास 5m है और ये सारा सिस्टम जो है ना, आप आगे खींच रहे हो विद फोर्स f। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट मास जो है मेरे बच्चों वो हमारा 5m के बराबर है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप इन सबको एक सिंगल सिस्टम की तरह मान लें। बिकॉज अगर आप m 2m 3m को एक सिस्टम की तरह मानेंगे तो जो टेंशंस बीच में आएंगी वो इंटरनल फोर्सेस हैं, उन्हें हम हमारी कैलकुलेशंस के अंदर इग्नोर कर सकते हैं। बिकॉज जो सिस्टम की एक्सेलरेशन होती है वो होती है नेट फोर्स ऑन सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम। ठीक है जी। तो नेट फोर्स एफ है अपॉन मास जो है मेरे बच्चों वो 5m है। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे
द टेंशन T1 इन द स्ट्रिंग बिटवीन 2m एंड 3m। तो ये आपसे पूछा गया कि इनके बीच में 2m 3m के बीच में जो टेंशन है इसकी वैल्यू को निकालना। तो लेट्स से इस टेंशन को मैं T1 कह लेता हूं। अगर आपसे कोई ये टेंशन पूछ ले तो अगर मैं 3m पे इक्वेशन लगाऊं, 3m पे इक्वेशन लगाऊं तो बेटा ये आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे की तरफ जा रहा है तो नेट फोर्स आगे ही होगी इस पे। तो देखो वही वाली बात बेटा, F इक्वल टू एम ए में, ये बात याद रखिए, F इक्वल टू एम ए में जो F होता है वो नेट फोर्स होती है। तो अगर मैं 3m पे नेट फोर्स देखूं तो वो आएगी F माइनस T1, F आगे T1 पीछे, तो F माइनस T1 इज इक्वल टू 3m इंटू ए, 3m इंटू ए। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली इसे सॉल्व करें तो दिस कम्स आउट टू बी F माइनस T1 इज इक्वल टू 3m इंटू ए एंड ए इज F बाई 5m, F बाई 5m। इसको यहाँ से आप कट करें, यहां से मेरे बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो T1 कम्स आउट टू बी F माइनस 3F बाई 5। तो अगर आप सॉल्व करिए दिस कम्स आउट टू बी 2F बाई 5, दैट इज माई टेंशन T1, 2F बाई 5। तो 2F बाई 5 अगर आप ऑप्शन देखेंगे, और ओ माय गॉड विनय सर ने शायद कुछ गड़बड़ की है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। F माइनस T1 इज इक्वल टू 3m इंटू ए, और सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ये जो पूरा मास है हमारा वो 6m, पूरा मास जो है मेरे बच्चों हमारा 6m है। विनय सर ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है ना। 3m 2m m अगर आप देखेंगे तो दिस इज माई 6m, दिस इज विनय सर माई 6m, ये पूरा मास 6m है। यहाँ पे भी हमारा 6m आ जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये f बाई 2 आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, इट इज f बाई 2, तो ये f बाई 2 ही आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये f बाई 2 ही आ जाएगा। तो f माइनस f बाई 2, और ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये f बाई 2 ही निकल आएगा। तो सी ऑप्शन इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सवाल है। तो इनको करने का तरीका यही होता है कि आप इनको एक सिंगल, मतलब ये जो मासेस है सिंगल सिस्टम मान के फटाफट एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर जहां भी टेंशन निकालनी है ना, तो उसके बीच में आप जाके वहां पे F इक्वल टू m उस ऑब्जेक्ट पे लिख दो। ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे बच्चों। अगला सवाल भी हमारा कुछ वेक्टर्स का है, और मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए आप कोशिश करिए ज्योमेट्री अच्छी बनाने की, फिगर बन जाएगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे अपने को कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल दी अदर, तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है और एक है डबल दूसरे का, वन डबल दी अदर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। तो ऐसे सोच के देखिए कि मेरे पास एक फोर्स लेट्स से x है, और दूसरी फोर्स जो है वो हमारी लेट्स से 2x है। ठीक है, एक फोर्स जो है मेरी, एक फोर्स जो है हमारी वो दूसरे का डबल है, और इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो छोटी फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। दिख गया ना, फिगर बन गया ना। तो जो रिजल्टेंट है आप देख रहे हो ना, फिगर से बन गया रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो छोटी वाली फोर्स के परपेंडिकुलर, ये लिखा हुआ है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर, मतलब एक जो है इसका डबल है, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ टू फोर्सेस। तो इन दोनों में जो छोटा है वो x है, उसके परपेंडिकुलर है। आपसे एंगल पूछा गया है फोर्सेस का कितना है आपस में। तो बेटा देख, सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल ले। ठीक है, तो ये एंगल अगर हम निकाल लें तो देख, अगर ये लेंथ x है तो सामने वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ x ही होगी। तो अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लूं, अगेन दैट इज x बाय 2x, इट कम्स आउट टू बी 1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। और अब मेरे बच्चों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर जो आ जाएगा वो 120 डिग्री निकल आएगा। तो एंगल ही पूछा गया था मेरे ख्याल से आपसे, आंसर निकल आएगा। तो देख, आप में से बहुत सारे बच्चे शायद जब सॉल्यूशन देख रहे हो तो सर पे हाथ फेर रहे होंगे, बट याद रखिए इनका ट्रिक यही है कि आपको अच्छी एक नीट एंड क्लीन ज्योमेट्री वाली फिगर बनानी है। फिगर बन जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहे हैं कि एक मैन है, वो 80 केजी का है और लिफ्ट के अंदर है। बेटा ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपके सामने एक ये मास है लेट्स से, है ना, और ये लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट हमारी अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो बड़ी सीधी सी बात है, आपसे नॉर्मल रिएक्शन, देखो ट्रू वेट जो होता है वो तो mg होता है, एपरेंट वेट जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लिखें तो बहुत प्यारी इक्वेशन है। अगर ये हमारा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो मतलब ये मास भी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली n माइनस mg इज द नेट फोर्स, है ना। मैं फिर रिपीट कर दूं, F इक्वल टू ma आप लिखेंगे, जिसमें याद रखिए सिंगल फोर्स ma नहीं देता। न्यूटन का सेकंड लॉ ये नहीं कहता कि सिंगल फोर्स ma, नेट फोर्स जो होती है वो ma के बराबर होती है। तो n ऊपर mg नीचे, नेट फोर्स n माइनस mg, एंड दैट इज इक्वल टू ma। तो नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछा गया है, दैट इज m टाइम्स ऑफ g प्लस a, है ना। तो व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल, तो मतलब एपरेंट वेट, तो एपरेंट वेट जो होता है मेरे बच्चों वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, स्केल पे नॉर्मल रिएक्शन आता है, तो m टाइम्स ऑफ g प्लस a। तो m हमारा मेरे बच्चों कितना है 80, g की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 10, a की वैल्यू कितनी है 5। तो आप सॉल्व करिए, ये 80 इंटू 15 अगर आप करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1200 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व करिए, सॉल्व करके वैल्यू आपकी 1200 न्यूटन निकल आएगी। ठीक है जी, डन है।
डन है मेरे बच्चों, वेरी सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये हमारा बहुत ही एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, मतलब पुरानी किताबों के अंदर आपको काफी जरा सवाल मिलता है। सवाल अपने को क्या कहता है कि आपका एक बैलून है जो कि डिसेंड कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो एक बैलून है जिसका मास m है, वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है ना, विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो इससे पहले मैं आगे क्वेश्चन रीड करूं, मैं पहले कुछ इक्वेशंस लिख देता हूं। देखो, जब बेटा बैलून नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेज हैं, एक है mg, और अगर आप मान लो कोई दूसरी फोर्स नहीं है तो फिर तो इसको g से नीचे आना चाहिए, बट क्वेश्चन में लिखा है कि भैया वो a से आ रहा है जो कि g से कम है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमारी बायोंट फोर्स भी लग रही होगी एयर के अंदर, है ना, एयर के अंदर एक बायोंट फोर्स भी इसके ऊपर लग रही होगी, और नेट फोर्स जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर इक्वेशन लिखूंगा, नेट फोर्स जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। अगर इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, mg माइनस बायोंट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो जिससे आपको बायोंट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी m टाइम्स ऑफ g माइनस है, अब वो ये कर रहा है कि मैं अगर मैं यहां से कुछ मास हटाऊं, ठीक है जी, तो इसको हल्का करूं, मतलब बैलून को कुछ हल्का करूं, और इतना मास निकालना कि नेट फोर्स अपवर्ड आ जाए, जिससे ये बैलून हमारा ऊपर सेम एक्सेलरेशन से जाना लगे। तो कितना मास मुझे वो रिमूव करना पड़ेगा, मुझे सवाल आप समझ पा रहे हैं। तो इस बैलून से अगर हम कुछ मास लेट से m हटाएं तो अंदर मास कितना रह गया, m माइनस एम। अगर मान ले मैंने m मास बाहर निकाल दिया तो नेट मास हमारा उद्देश्य है m को निकालना, कि m मतलब अगर मैंने m मास निकाला तो मास बना अंदर m माइनस एम, उससे ये बैलून हमारा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लग पड़े। अब इसमें ना बच्चों मैं एक अजम्पशन मानता हूं, देखिए यार ये वेट तो अब हमारा बदल गया, m माइनस एम इंटू जी। इस क्वेश्चन के अंदर एक अजम्पशन हम ये मानते हैं कि बायोंट फोर्स नहीं बदले, ठीक है। तो बायोंट फोर्स जो पहले लग रही थी वही हमारी अलग लग रही है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अजम्पशन मानी जाती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, बायोंट फोर्स बेटा हमारी होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअली जितना ये इसका साइज है, हम ये मान रहे हैं कि हमने जो निकाला है वो अंदर से निकाला है, ओवरऑल रेडियस ऑफ बैलून जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो जब तक ये बैलून का साइज चेंज नहीं होगा तो एयर डिस्प्लेस जो कि इस बैलून ने वो चेंज नहीं होगी। एज अ रिजल्ट हम मानते हैं कि हमारा बायोंट फोर्स सेम रहेगा। ये एक अजम्पशन है, ठीक है। आपको जितनी ये समझ में आई अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको दिमाग के अंदर ये बात जरूर रखिएगा कि बायोंट फोर्स इस क्वेश्चन के अंदर सेम रहेगी सेकंड कंडीशन के अंदर, ये हमारी अजम्पशन है, उसी के अंदर ये सॉल्व हो पाएगा। तो भैया ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। तो इस बार हमारी जो नेट फोर्स होगी बेटा वो ऊपर की तरफ होगी, और अगर वो मैं नेट फोर्स की वैल्यू निकालूं तो वो बहुत सिंपल है, इट इज बी माइनस ऑफ m माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू m माइनस एम इंटू ए। तो मेरी बात आप समझ गए, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से मेरे बच्चों अगर आप बायोंट फोर्स की वैल्यू निकालें तो इट इज m माइनस एम इंटू जी प्लस ए, और इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लू b की m टाइम्स ऑफ g माइनस ए, तो अगर आप b की वैल्यू निकालें इट इज m इंटू जी माइनस ए, तो m इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू m माइनस एम इंटू जी प्लस ए, ठीक है जी। तो यहां से मेरे बच्चों हमारा आंसर निकल आएगा, और सिंपली अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है स्मॉल m को निकालना। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको उठा के इसके नीचे ले जाऊं, ठीक है, या एक काम करते हैं मेरे बच्चों, अपन अपन ऐसा एक काम करते हैं कि इसको उठा के इसके नीचे ले आते हैं। तो आपके सामने क्या लिखा है, ये m टाइम्स ऑफ g माइनस ए अपॉन अपॉन g प्लस ए इज इक्वल टू m माइनस एम, और मेरा काम है m को निकालना, तो m को इधर ले आता हूँ, ये सारा इधर ले आता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे m को निकालें तो ये m माइनस दैट वैल्यू बन जाएगी, तो m माइनस एम ऑफ जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए, ठीक है ना, एम ऑफ जी माइनस अपॉन जी प्लस ए। और यहां से मेरे बच्चों अगर मैं एम को कॉमन निकाल लूं तो आप यहाँ पे देख लेना, ये आप सॉल्व करिए, ये आपका ए प्लस ए एड एलसीएम करके देख लेना, ये 2ma अपॉन जी प्लस ए आपका बन जाएगा। तो 2ma अपॉन जी प्लस ए आप देख लीजिएगा, आपका आंसर फाइनली निकल आएगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि देख के बहुत सारे बच्चों का सॉल्व हो गया होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को रीड कर पाए, ये लिखा क्या हुआ है आपके सामने, लिखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। ए और बी का जो रिजल्टेंट होता है मेरे बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड का मतलब रिजल्टेंट है, प्लस 2ab cos थीटा। और जो हमारा ए माइनस बी मतलब वेक्टर्स का जो डिफरेंस है उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये कहना चाह रहा है कि दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा और दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, सम होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो अगर आप दोनों तरफ बेटा प्रोपोर्शनलिटी को जो है जो जो स्क्वायर है, अगर आप वो स्क्वायर को हटा दें, मतलब
अगर आप बुद्धि लगाएं, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर को दोनों तरफ स्क्वायर कर दें और अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ये माइनस 2ab cos थीटा उठा के इधर ले आओ, ये आपके सामने आ जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा हमारा 90 आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। सी ऑप्शन इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सिंपल है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। यार ये सवाल मुझे बड़ा पसंद है। देखो यार, अगर आप इसका सोल्यूशन देख रहे हो मतलब आप कहीं ना कहीं फंसे हो। मैं आपको बस यही बात कहूंगा, इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़े प्यार से देखेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेक्टर है सी जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। अच्छा जी, ये कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, मैं यहां बना देता हूं, जिसकी वैल्यू है 3i कैप और 4j कैप। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मॉड ऑफ ए वेक्टर अगर आप निकालो तो वो क्लियर कट 5 आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर वो 5 है। और ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वही एक वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है, वही एक वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर है। और सुनिए इस बात को, वो ये कह रहा है कि ये जो भी वेक्टर है, ये जो भी वेक्टर है सी वेक्टर, ये जो भी वेक्टर है सी वेक्टर, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है 3i प्लस 8j। ठीक है, तो एक वेक्टर है 3i प्लस 8j, सॉरी 6i प्लस 8j, सी वेक्टर उसके पैरेलल है। तो मैं ना पहले आपको बताना चाहता हूं, मैं सी बाद में बनाऊंगा, पहले आप इस वेक्टर को देखो। ये बी वेक्टर जो है 6i प्लस 8j, तुम्हें लगता नहीं है ये इसका डबल है? 3i प्लस 4j को अगर डबल करूंगा तो यही बन जाएगा 6i प्लस 8j। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक वेक्टर है मेरा बी वेक्टर, ये वाला जो आपके सामने है, ये हमारा है किसके बराबर? 6i प्लस 8j। तो अगर आप टेक्निकली देखो ये एक्चुअली ए के पैरेलल है, क्योंकि इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, जो बी वेक्टर है, अगर आप टेक्निकली देखो ये 2 टाइम्स ए वेक्टर है, अगर मैं ए को डबल से मल्टीप्लाई करूं तो 6i प्लस 8j बन जाएगा। तो ये वेक्टर हमारे पैरेलल है, ये वेक्टर हमारे क्या है? ये पैरेलल है। यस और नो? तो हमारा जो सी वेक्टर है वो कौन है? आप जरा ध्यान से सोचो। जो सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है और वो इसके पैरेलल है। मतलब हमारा जो सी वेक्टर है वो यही तो है ए वेक्टर, ये और क्या है? आप सोच के देखो, जो सी वेक्टर है वो बी के पैरेलल है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर है। तो मतलब ये क्या है? ये इक्वल वेक्टर जी तो है, और क्या है? सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। तो जो सी वेक्टर है वो कुछ भी नहीं है, सी वेक्टर इज नथिंग, इट इज माई सिंपली ए वेक्टर। सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के ही बराबर है 3i प्लस 4j। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, बच्चों जरा ध्यान से सुनना समझना, बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास एक वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, जो कि 5 के बराबर है। इस इक्वेशन से हमें यहां तक हमें यह नहीं पता चल रहा कि सी ए के पैरेलल है, ये नहीं पता चल रहा। ये हमें अगली स्टेटमेंट से पता चलता है कि एक और वेक्टर है 6i प्लस 8j, सी उसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों क्या है विनय सर? ये पैरेलल है। और मैं अगर बी को ए से कंपेयर करूं तो बी ए का डबल है, तो मतलब बी और ए भी पैरेलल है, मतलब सी बी के पैरेलल है और ए बी के पैरेलल है, मतलब ए और सी भी आपस में पैरेलल है और ये लेंथ भी सेम है और पैरेलल भी है, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये क्या है? ये इक्वल वेक्टर्स हैं। तो जो सी है वो ए के ही बराबर है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, अगर आप थोड़ी सी भी दिमाग से समझें, बस इंग्लिश को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आप बड़े आराम से मेरे बच्चों निपटा देंगे। सवाल करते हैं अगला, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एटवुड मशीन का सवाल है। एटवुड मशीन सब बच्चों ने देखी ही होगी। तो यार इसके अंदर क्या होता है बेटा? हमारे पास सिंपल एक पुली है, पुली के एक साइड पे मास अगर हमारा मेरे बच्चों m2 है और दूसरे साइड पे मेरे बच्चों मास हमारा अगर m1 है, और आपसे अगर कोई ये कहे कि अगर ये नीचे जा रही है एक्सेलरेशन ए के साथ और ये हमारा ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, और आपसे कोई पूछे भैया एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, तो बेटा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी, तो एटवुड मशीन का जो फॉर्मूला है ये मैं सब बच्चों को बोलूंगा, आप ये याद ही रखें। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार यहाँ पे अगर आप प्रॉपर लिखना चाहें m2g नीचे, m1g नीचे, टेंशन टी ऊपर, टेंशन टी ऊपर, तो अगर आप प्रॉपर इक्वेशंस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा नेट फोर्स नीचे को, वो कितनी है? वो है हमारी m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। और अगर मैं नेट फोर्स यहाँ पे लिखूं टी ऊपर m1g नीचे, तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो अगर आप सिंपली इन दोनों को आपस में ऐड करें तो t से t कट जाएगा, a की वैल्यू आपके सामने निकल आएगी। तो आपसे बेटा एक्सेलरेशन पूछी गई है, मुझे लगता है क्वेश्चन आगे सॉल्व आराम से हो जाएगा। आपको m1 और m2 की रेशियो 3/5 गिवन है। तो अगर आप और कुछ ना करें, मैं जस्ट एग्जांपल कैलकुलेशन को सब फास्ट करने के लिए m1 को 3 ले लो, m2 को 5 ले लो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इट इज 5 माइनस 3 इंटू जी
अपॉन 5 प्लस 3। तो अगर आप देखोगे 2g/8, आप सॉल्व करो, सॉल्व करके g/4 निकल आएगा। तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी मेरे बच्चों g/4। g/4 इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका आंसर g/4 निकल आएगा। चलिए, ये सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऐसा बच्चा ध्यान से सुनिए। जब भी कभी बेटा आपके सामने ऐसे मल्टीपल मासेस लगे हों और सिंगल फोर्स से अगर आप खींच रहे हैं, मैं इसको आगे अगली स्टेप पे ले जाता हूं। मल्टीपल मासेस लगे हों और सिंगल फोर्स से आप खींच रहे हैं, तो इन्हें एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर लीजिए और आप इस सिस्टम की सीधा एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकल के आती है नेट फोर्स ऑन सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम मेरे बच्चों एफ है और मास ऑफ सिस्टम अगर आप देखोगे मेरे बच्चों m1 प्लस m2 प्लस m3 है। तो ये एक बड़ा शॉर्टकट है, इसको दिमाग में रखिए। जब भी कभी मल्टीपल मासेस गिवन हो और सिंगल फोर्स के साथ अगर आप खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम अपॉन टोटल मास करके आपका एक्सेलरेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पहले पार्ट में ये पूछा गया है, आपसे पूछा है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या होती है, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो पहली ऑप्शन करेक्ट है, एक्सेलरेशन इसके बराबर है, आप इसे मार्क कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। आपको इनकरेक्ट वाली मार्क करनी है, मतलब 3 ऑप्शन सही है आपकी। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़िए। इसके बाद कह रहा है कि टेंशन जो है हमारी टेंशन T1, अब T1 इनके बीच की टेंशन की बात हो रही है। तो अगर आपसे इनसे बीच की टेंशन कोई पूछे, जैसे अगर मैं M1 पे देखूंगा तो टेंशन T1 जो लगेगी वो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लगेगी। अगर आप M2 पे टेंशन T1 देखोगे तो वो पीछे की तरफ लगेगी। तो अगर आप यहाँ पे T1 की वैल्यू निकालें तो बेटा T1 इज द नेट फोर्स, अगर आप बुद्धि लगाएं T1 इज द नेट फोर्स जो इस पे M1 पे लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं F इक्वल टू ma, जिसमें F जो होता है वो नेट फोर्स होता है। तो अगर मैं इंडिविजुअल मास पे आ जाऊं तो T1 फॉरवर्ड लग रही है, इट इज अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T1 जो है वो M1a के बराबर आ जाएगी। ठीक है जी, और ऐसे अगर आपसे कोई अगली स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पूछ ले, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे M2 पे अगर M3 पे अगर टेंशन देखूंगा तो यहाँ पे टेंशन जो लगेगी T2 वो पीछे को लगेगी, T2 जो लगेगी पीछे को लगेगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं F इक्वल टू ma, क्योंकि ये फॉरवर्ड जा रहा है ना, तो नेट फोर्स फॉरवर्ड होगी, तो क्या लिखूंगा F माइनस T2, F माइनस T2, F फॉरवर्ड T2 पीछे इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M3 इंटू ए इज इक्वल टू M3 इंटू ए। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पे T2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी F माइनस M3 अब यहां से निकाल सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो आपको प्रॉपर T2 भी मिल जाएगा। खैर T1 की वैल्यू M1 है, यहाँ पे लिखी हुई है तो मैं इसे टिक कर देता हूं। और T2 की वैल्यू आपको क्या कहना चाह रहे हैं, M1 प्लस M2। अच्छा एक और आपको बात बताता हूं, अगर आप पूरा T2 सॉल्व करेंगे ना, प्रॉपर T2 अगर आप सॉल्व करेंगे, T2 को पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू को पुट करके, तो आप M3A वाला जो M3F वाला पार्ट कट जाएगा, आप करके देखना, ये आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 करके देखना। और ये अगर आप देखोगे F अपॉन दिस वैल्यू विल बिकम अगेन ए, तो M1 प्लस M2 इंटू ए। तो T2 जो है वो इसके बराबर भी आपका प्रूव हो जाएगा। और अगर आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, आप इसे ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि सर मैं अगर यहीं पे बताऊं कि अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं, इन दोनों को सिस्टम मान लूं, तो इन दोनों को खींचने वाली एक ही टेंशन है, वो है T2। तो T2 इज इक्वल टू, आप जल्दी भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, M1 प्लस M2 इंटू ए। तो बहुत जल्दी भी आप लोग अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन भी मेरे बच्चों हमारी करेक्ट है। ठीक है जी, तो जो रॉन्ग है वो T2 की ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ये हमारा रॉन्ग है। तो तीनों ऑप्शंस बेटा हमारी करेक्ट है। आप लोग अपना रॉन्ग पूछा गया है तो आंसर आपको रॉन्ग वाला मार्क करना है, ये बात थोड़ा अपना गौर में दिमाग में रखिएगा मेरे बच्चों। चलिए ये सवाल करते हैं यार। सवाल देखो आपको क्या कह रहा है, सवाल में हमें कह रहा है कि देयर आर टू ब्लॉक्स बच्चों, एक 2 kg है और एक हमारा 3 kg है, कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग एंड पुल्ड अपवर्ड। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है आपका, एक हमारा लेट्स से 3 kg है और एक हमारा मेरे बच्चों 5 kg 2 kg है। ठीक है जी, और इस पूरे सिस्टम को हम ऊपर खींच रहे हैं बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। ठीक है जी, एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन 3 kg, 3 kg पे हम फोर्स लगा रहे हैं। आपसे पूछा गया इनके बीच में टेंशन कितनी होगी, टेंशन कितनी होगी ये सवाल है। तो देख मुझे टेंशन निकालनी है, तो इस टी की वैल्यू को मुझे निकालना है। ठीक है, तो देख यार मैं एक सिंपल सी भाषा में अगर तुम्हें बताऊं, क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तो अगर आप ऐसे समझो कि टेंशन टी चलो यहाँ लगेगी नीचे को, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वेट ले लो, इसका आ जाएगा 20 और इसका आ जाएगा मेरे बच्चों नीचे 30, और मैं इक्वेशन लगाऊं F इक्वल टू m है, जिसमें F जो होगी वो नेट फोर्स होगी, F जो होगी वो नेट फोर्स होगी। तो अगर मैं नेट फोर्स 2 kg पे लिखूं तो T माइनस 20 T, और ये मैं मान लेता हूं कि यार ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से। तो मैं अगर आपके सामने यहाँ पे लिखूं, इस पे नेट फोर्स लिखूं तो T माइनस 20, T ऊपर 20 नीचे, तो T माइनस 20 इज इक्वल टू 2 है। ये मेरा एक ये इक्वेशन आ जाएगी, ये मेरी एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन अगर मैं यहाँ से लिखूं 60 ऊपर
30 नीचे और t नीचे, तो 60 माइनस 30 माइनस t, 60 ऊपर फिर 30 नीचे t नीचे। मेरी बात आप समझ रहे हो? माहौल क्या है? ये कुछ ऐसा माहौल है, ये कुछ ऐसा माहौल है। 60 ऊपर फिर 30 नीचे t नीचे, तो 60 माइनस 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a। ये हमारा जो है ये 3a के बराबर आ जाएगा। और सिंपली मेरे बच्चों अगर आप यहां से सॉल्व करें, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, आपका आंसर निकल आएगा। तो मैं अगर वैसे भी देखूं, ये t से t कट गया, आपके सामने ये आ जाएगा 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 5a। अच्छा, एक आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर आप इन दोनों को सिस्टम ही मान लेते जैसे हमने पहले माना, तो टोटल मास 5 kg, तो 60 ऊपर 50 नीचे, तो 60 माइनस 50 इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू 5 into a। तो बहुत जल्दी आंसर भी आपका बन सकता था अगर आप उसको शॉर्टकट को यूज करें। तो वो भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। अब a की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दो तो t निकल आएगा। तो t माइनस 20 अगर आप यहीं पे लगा दें, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 into a, और a की वैल्यू भी हमने 2 निकाली है। सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो 24 निकल आएगी। आपसे ये पूछा गया कि टेंशन कितनी होगी, आंसर कम्स आउट टू बी मेरे बच्चों 24 मेरा सही आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, वेरी इजी बिजी लेमन स्क्वीज। सवाल अगला भी हमारा बहुत प्यारा सवाल है। सवाल अगर आप देखो, ये कुछ वैसा ही है, बस ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है। और इसके जो तरीके हैं आपको दिमाग में हर वक्त रहने चाहिए कि एक 2 kg एक 4 kg। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, आई हैव अ 2 kg, देन आई हैव अ 4 kg, है ना, आई हैव अ 4 kg ब्लॉक एंड कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, और हम 36 न्यूटन, है ना, इसे 36 न्यूटन की फोर्स से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खींच रहे हैं, और वो फोर्स 4 kg के ब्लॉक के ऊपर लग रही है। आपसे टेंशन की वैल्यू पूछी गई है, इनके बीच में कितनी होगी, इनके बीच में टेंशन कितनी होगी। तो देखो यार, मैंने आपको बताया है, इसको दिमाग में आप रखिएगा कि जब भी ऐसा कभी सिचुएशन आए, इन दोनों को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करें। आप सिस्टम की एक्सेलरेशन बहुत जल्दी निकाल देंगे। नेट फोर्स ऑन सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम। तो नेट फोर्स सिस्टम पे मेरे बच्चों 36 है, मास मेरा 6 है, तो ये आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब अगर आपसे इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर थ्रेड में टेंशन कोई पूछी जाए, तो टेंशन इज द नेट फोर्स दैट इज अगेन 2 into a, और ये एक्सेलरेट भी तो कर रहा है ना, तो 2 into a की वैल्यू हमारी जो है वो 6 है। तो सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12। मुझे t/3 पूछ रहे हैं, तो t/3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12/3। मैं आंसर जो रिपोर्ट करूंगा वो 4 करूंगा। मेरा जो फाइनल आंसर रिपोर्ट होगा वो 4 होगा। ध्यान रखिएगा, 12 नहीं करना, t/3 आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, तो इसी के साथ बच्चों हमारे आज का जो टेस्ट है इसके सभी सॉल्यूशन समाप्त होते हैं। आई गेस आपको ये सॉल्यूशंस हेल्प किए होंगे, और इसी तरह आगे और वीडियोस तक पहुंचते रहने के लिए सब बच्चे सब्सक्राइब रहें और इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बच्चों।